ओके, आज हम बात करेंगे अबाउट ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स। अब ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स को और डिटेल में हम देखें उसके पहले हमें एक चीज़ रिकॉल करनी होगी कि जो प्राइस है वो बहुत ब्रॉडली अगर हम बात करें तो वो दो स्ट्रक्चर में ही मूव होता है। पहला स्ट्रक्चर है एक रेंज बाउंड, जहाँ पे दो प्राइस लेवल्स जिसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसके बीच में ही प्राइस ऑसिलेट करता होता है। इसको हम रेंज बाउंड या फिर कंसोलिडेशन वाला फेज बोलते हैं। और दूसरा होता है डायरेक्शनल फेज, जहाँ पे प्राइस एक अप ट्रेंड में होता है हायर हाइज और हायर लो बनाते हुए, या फिर डाउन ट्रेंड में होता है लोअर हाइज और लोअर लो बनाते हुए। अब हमें इसमें एक चीज़ देखनी है कि जो मार्केट में प्राइस का मूवमेंट है वो साइक्लिक होता है, विच मीन्स कि जो प्राइस है वो कंसोलिडेशन या फिर रेंज बाउंड फेज के बाद एक डायरेक्शनल फेज में कन्वर्ट होगा, और डायरेक्शनल या अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड हो, उस डायरेक्शनल मूव के बाद दोबारा से रेंज बाउंड मूव में कन्वर्ट होगा। और इसी तरीके से मूव होते हुए मार्केट जो है वो या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ हमें मूव होता हुआ ओवरऑल हमें दिखेगा। अगर हम इस ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को एक डायग्राम के हेल्प से देखें, तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो प्राइस है वो सपोज दो प्राइस लेवल्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। अब अगर इसको मतलब अगर रेंज बाउंड स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म होना है इनटू अ डायरेक्शनल स्ट्रक्चर, सबसे पहले अगर हम यहाँ ब्रेकआउट्स की बात करें, विच मीन्स कि एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर को अगर एक अपवर्ड डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म होना है, तो जो प्राइस है उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो हमारा लेवल था उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव होना होगा। और ऊपर की तरफ मूव होने के बाद एक हायर हाई और हायर लो वाला जो हमने स्ट्रक्चर देखा था उसको उसमें जाना होगा, तभी हम बोलेंगे कि जो मार्केट है अब वो रेंज बाउंड से ट्रांसफॉर्म होके एक अपवर्ड डायरेक्शनल वाले ट्रेंड में आ चुका है। अब इसमें होगा ये कि जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा तो वो यहाँ पे एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल देगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ नोट करनी है कि जो ब्रेकआउट्स होते हैं उसका बेसिक मतलब होता है कि जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके गया है। अब ब्रेक किया है उसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि वहाँ पे जो कैंडल होगी उसकी जो क्लोजिंग होगी, विच मीन्स कि अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट में जब प्राइस ऊपर की तरफ हमें मूव होता हुआ दिखेगा या ऊपर की तरफ प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा, तो वहाँ पे जो कैंडल बनेगी उसकी जो क्लोजिंग है वो हमें रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर दिखनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया है। अब होता ये है कि अक्सर हमें यहाँ पे एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल के इंस्टेड हमें यहाँ पे दिखती है एक ऐसी कैंडल जिसकी अपर विक काफ़ी बड़ी है। अब अगर हम इसको रिकॉल करें कि ये जो पिन बार यहाँ पे बना है, इस ये आइडेंटिफाई इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स जो थे उन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ मूव तो किया, लेकिन सेलर्स ने उनको कम्प्लीटली कैंसिल आउट किया। अब क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी सेलर्स का ही जोन है और वो वहाँ पे बायर्स को कैंसिल आउट करने में सक्सेसफुल रहे हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस से ये चीज़ बोल पाएंगे कि यहाँ प्राइस ब्रेक हुआ है, क्योंकि प्राइस ऊपर तो गया था लेकिन वहाँ से सेलर्स ने उसको कैंसिल आउट किया है। लेकिन वहीं पे अगर हम एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल देखते हैं जिसका क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही होता है, तो वहाँ हम ये चीज़ बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे कि जो बायर्स है उन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश तो किया, लेकिन वहाँ सेलर्स एंट्री नहीं ले पाए, या फिर जो सेलर्स हैं वो बायर्स को ओवर पावर नहीं कर पाए, और जो प्राइस है वो हमें रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया है, विच मीन्स कि बायर अब कंप्लीटली पावर में है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस को मूव करेंगे। अब अगर हम इसको सिमिलरली एक डाउनवर्ड मार्केट में देखें जहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं, तो अगर हम देखें कि जहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है
अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए भी प्राइस जो है वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर अपनी क्लोजिंग देता है, तो हम थोड़े कॉन्फिडेंट वे से बोल सकते हैं कि प्राइस जो है अब इसने लोअर हाई और लोअर लो वाला जो स्ट्रक्चर था डाउन ट्रेंड का, उसको ब्रेक कर दिया है। अब ये एक नए फेज में जाने के लिए रेडी है। अब ये जो नया फेज है ये कंसोलिडेशन भी हो सकता है या फिर एक कंप्लीट रिवर्सल आके अप ट्रेंड भी हो सकता है। उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर ये बोलें कि उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हम कैसे निकालेंगे, वो हम अभी कुछ ही देर में देखेंगे। पर अभी के लिए अगर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करें कि ब्रेक्स एक्चुअली होते क्या हैं, तो उसमें यह है कि अगर रेंज बाउंड मार्केट है तो उसमें जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसको तोड़ के अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और एक सक्सेसफुल क्लोजिंग देता है तो उसको हम ब्रेकआउट बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड में जो जो ट्रेंड लाइन है जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, अगर उसे ब्रेक करके प्राइस जो है इस स्ट्रक्चर को तोड़ता है और एक नई क्लोजिंग देने में हेल्प सक्सेसफुल होता है, तो उससे हम इंडिकेट एक ले सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो टूट चुका है और अब यहाँ से एक नए फेज में मार्केट जाएगा। ऑन सिमिलर लाइंस अगर हम ब्रेक डाउन्स की बात करें, तो जो ब्रेक डाउन्स होंगे उसमें भी यही होगा कि अगर एक रेंज बाउंड मार्केट है उसमें जो प्राइस है वो नीचे की तरफ से टूटेगा। मतलब ये यहाँ पे जो सपोर्ट है हमें यहाँ पे एक प्रॉपर रेड कैंडल दिखेगी जिसकी जो क्लोजिंग है वो सपोर्ट के नीचे होगी। अब यही यहाँ पे भी हम सेम लॉजिक से समझेंगे कि जो सेलर्स थे वो रेजिस्टेंस से प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हुए आ रहे थे, एंड सपोर्ट पे जहाँ पे पहले बायर्स एंटर कर चुके हैं, लेकिन इस बार बायर्स सेलर्स को ओवरपावर नहीं कर पाए और जो प्राइस था वो सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ मूव होता है और वहाँ पे क्लोज होने में सक्सेसफुल होता है। अगेन अगर हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार का पिन बार मिलता है तो उससे हम एक चीज़ ये निकाल सकते हैं कि प्राइस भली नीचे तक जाया गया था, पर वहाँ पे कहीं ना कहीं बायर और सेलर्स जो जो थे उनके बीच में एक टसल हुआ और उसमें एक पार्टी ने दूसरे को कैंसिल आउट किया। अब जब यहाँ ऐसा होता है कि कंप्लीट ओवर पावर नहीं होता है किसी एक पार्टी का, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि अगर टसल हुआ है विच मीन्स कि दूसरी पार्टी अभी भी प्रेजेंस रख रही है, और क्योंकि सपोर्ट है तो चांस है कि बायर्स यहाँ से दोबारा एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर जो प्राइस है वो प्रॉपर रेड कैंडल बनती है और जो क्लोजिंग है वो सपोर्ट के नीचे ही हमें आती है, तो उसमें हम बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि अगर बायर्स ने ट्राई भी किया होगा पुश करने का, तो जो सेलर्स हैं उनने उनको कम्प्लीटली ओवर पावर किया है और प्राइस जो है वो अब नीचे की तरफ आ चुका है और अब मार्केट ट्रांसफॉर्म होगा इनटू अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऑन सिमिलर लाइंस अगर हम एक अप ट्रेंड की बात करें जहाँ पे प्राइस एक हायर हाई और हायर लो क्रिएट करता है, अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा और यहाँ पे एक प्रॉपर रेड कैंडल देगा, ऑन सिमिलर लॉजिक यहाँ पे भी हम एक चीज़ इन्फर करेंगे कि अब प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया है और अब एक नए फेज में जा सकता है। अब जा सकता है ऐसा मैंने क्यों बोला, अब इसका रीज़न ये है कि जो ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स होते हैं वो ऐसा देखा गया है कि 80% ऑफ द टाइम ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स फेक होते हैं, विच मीन्स कि वो इंडिकेट तो करेंगे। अगर हम इसी एग्जांपल में देखें या फिर एक फ्रेश ड्राइंग कर लेते हैं। अगर हम इसमें देखते हैं फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर हम एक सिर्फ रेंज बाउंड मार्केट का देखें, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर तो गया, रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस ऊपर की तरफ मूव तो हुआ, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, विच मीन्स कि यहाँ जहाँ पे प्राइस का एक अपवर्ड मूव आया, रेजिस्टेंस को तोड़ा, लेकिन तोड़ने के बाद यहाँ पे जो है प्राइस वो सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद दोबारा प्राइस अपने पुराने स्ट्रक्चर में वापस आता है। ये जो है इसको हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। अब इसको
ऑन सिमिलर लाइंस फॉल्स ब्रेक डाउन भी होगा, जहाँ पे जो प्राइस है वो नीचे की तरफ मूव देगा, कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगेन इसी जोन में दोबारा आता है। तो इस जोन को हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेक डाउन। अब ये फॉल्स ब्रेक डाउन और फॉल्स ब्रेक आउट जो है, उन कॉन्सेप्ट क्योंकि सिमिलर है तो हम उसको एक साथ ही देखते हैं। बेसिक ये है कि जो ये फॉल्स ब्रेक्स आते हैं, अप का हो या फिर डाउन का हो, कॉन्सेप्ट उसका सिमिलर है। वो क्यों होते हैं और उससे उसको हम मार्केट में डील कैसे करें। अब इसमें होता ये है कि अगर हम एक प्रॉपर प्राइस मूव की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि जो प्राइस है, अगर सपोज बायर्स पावर में होते हैं और प्राइस को एक अपवर्ड मूव देते हैं, पर यहाँ पे जहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेक देने के बाद जहाँ पे एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल होती है, ये कैंडल देने के बाद अगर जो ये कैंडल ने तो हमें एक चीज दिखा दी कि बायर्स अभी भी पावर में है, लेकिन ये कैंडल देने के बाद अगर यहाँ पे बायर्स प्राइस को और ऊपर पुश नहीं कर पाते, मतलब प्राइस ब्रेक होने के बाद जो कैंडल्स की साइज है वो हमें इंडिकेट करती है, और कैंडल्स का जो स्ट्रक्चर है वो हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बाइंग अभी भी स्ट्रांग है या फिर बाइंग हमें वीक पड़ती हुई दिख रही है। अक्सर ये होता है कि जब ब्रेक के बाद जब प्राइस आता है तो जो बायर्स की स्ट्रेंथ होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम पड़ जाती है, और यहाँ इस प्राइस पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद जो प्राइस है वो दोबारा अपने जोन में एंटर करता है। अब यहाँ पे होता ये है कि जो बायर्स का पुश था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता है, क्योंकि एक जब रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता है तो दो टाइप की साइकोलॉजीज मार्केट में होती हैं। पहला ये होता है कि मार्केट ने हमारा अपना रेजिस्टेंस तोड़ा है तो क्यों ना यहाँ पे बाय किया जाए, और एक दूसरी साइकोलॉजी होती है जिन लोगों ने सपोर्ट पे बाय किया होता है। लाइक अगर यहाँ पे सपोर्ट जोन है, जो लोगों ने प्राइस को यहाँ पे बाय किया है उन लोग यहाँ पे एग्जिट करते हैं, क्योंकि उनको उनका जो टारगेट था वो अचीव हो गया है, तो उन लोग यहाँ पे अचीव एग्जिट करने लगते हैं ट्रेड को। तो उसके कारण जो एक्सेस ऑफ सप्लाई आती है वो कहीं ना कहीं डिमांड को थोड़ा सा वीकन करती है, और प्राइस यहाँ पे एक कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, या फिर बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाता, और उसके कारण यहाँ पे जो प्राइस है वो कुछ टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर स्पेंड करके दोबारा उसी जोन में एंटर कर जाता है। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट ब्रेक डाउन्स पे भी होगा, जहाँ पे जो प्राइस है वो अगर नीचे की तरफ मूव होता है कुछ इस तरीके से, और नीचे की तरफ अगर हमें यहाँ पे एक ब्रेक दे दिखता है, तो जो लोग होंगे जहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा वो अपना प्रॉफिट लेके, या सपोर्ट पे, मतलब जिनने रेजिस्टेंस पे शॉर्ट किया होगा वो अपना सपोर्ट पे प्रॉफिट लेके एग्जिट करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर इन्हें शॉर्ट किया है तो यहाँ पे इनको बाय करना होगा, और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले कि अगर यहाँ पे इन्होंने सेलिंग की है तो यहाँ पे जब ये एग्जिट करेंगे तो एग्जिट करने के लिए यहाँ पे इनको बाय करना होगा। तो जब यहाँ बाय करेंगे तो जो एक्सेस डिमांड आती है ओवर सप्लाई, वो कहीं ना कहीं प्राइस को दोबारा अंदर की तरफ पुश कर देती है। अब इससे डील कैसे किया जाए। अब ब्रेकआउट से डील करने का जो बेस्ट तरीका है, या बोल सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड वे जो है वो ये है कि हमें ब्रेकडाउन्स को और ब्रेकआउट्स को, बेसिकली ब्रेक्स को डील करना है रीटेस्ट पे। अब ये रीटेस्ट क्या होता है। रीटेस्ट ये होता है कि जब प्राइस अपना, सपोज हम ब्रेकआउट का अगर देखते हैं, अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है, हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है या फिर हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। हमें वेट करना है जब प्राइस दोबारा थोड़ा ऊपर जाके दोबारा नीचे आता है, रेजिस्टेंस के आसपास दोबारा आता है, और अगर यहाँ से एक फिर से एक अपवर्ड मूव देने लगता है, तब हमें यहाँ पे एंटर करना है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है।
इसके पीछे का लॉजिक जो हमने अभी तक देखा कि ब्रेक्स, जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो, अगर हम ब्रेकआउट की बात करें कि जो लोग सपोर्ट से बाय करके बैठे हैं वो रेजिस्टेंस के आसपास में सेलिंग करेंगे, और वहाँ पे जो एक्सेस ऑफ सेलिंग आएगी ओवर डिमांड, वो प्राइस को दोबारा नीचे लेके आएगी। लेकिन जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वहाँ पे जो हमने देखा था कि जो पहली साइकोलॉजी थी जहाँ पे लोग और बाय कर रहे थे, अगर जो न्यू बायर्स हैं, मतलब ऐसे बायर्स जो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद मार्केट में एंटर कर रहे हैं, अगर वो बायर्स कहीं ना कहीं जो इनिशियल वाले बायर्स थे उनको ओवर पावर कर देते हैं, तो जो प्राइस है वो इनिशियल बायर्स ने जो प्राइस को थोड़ा सा नीचे लाके रेजिस्टेंस के आसपास लाया था, वहां पे जो न्यू बायर्स हैं वो एंटर करते हैं और प्राइस यहां से एक अपवर्ड मूव दे सकता है। अगर इसको और थोड़े क्लियर वे में देखें कि अज्यूम करते हैं कि दो लोग हैं, एक है मिस्टर ए जिसने बाय किया है सपोर्ट पे, और एक है मिस्टर बी जो एक न्यू बायर है और जो रेडी है बाय करने के लिए जब प्राइस अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है। अब अगर जो ए है, अगर इसने सपोर्ट पे बाय जो इसका था इसको अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोज इस प्राइस पे एग्जिट किया, अगर इसको एक न्यूमेरिकल से भी हम देख लें, अगर हम ए की बात करें कि इसकी जो बाइंग थी वो थी सपोज 100 पे, जो रेजिस्टेंस था ये था सपोज 140 पे, अगर 150 पे आने के बाद ए डिसाइड करता है कि मैं यहाँ पे सेल करूँगा एट 150, अब क्योंकि यह 150 पे जो सेलिंग आई है वो प्राइस को थोड़ा सा नीचे पुश कर देगी। अब जब प्राइस को नीचे पुश होगा तो वो अगेन 140 के आसपास आएगा। अब जो ए है वो अपना 50 का प्रॉफिट लेके तो निकल गया, पर जब प्राइस दोबारा 140 पे है, यहाँ पे जो मिस्टर बी हैं, यहाँ पे जो मिस्टर बी हैं उनको लगता है कि अगर मैं 140 पे बाय करूं तो मैं यहाँ से भी एक अपवर्ड मूव एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो ये अब क्योंकि बायर हैं उनकी साइकोलॉजी है कि भाई मेरे को जितना सस्ता मिले उतना अच्छा, तो वो थोड़ा वेट करते हैं, और जब प्राइस हल्का सा रेजिस्टेंस के पास आता है जहाँ पे ब्रेक हुआ था, वो यहाँ पे एक नई बाय पोजीशन क्रिएट करते हैं विथ एक्सपेक्टेशन कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे जो मिस्टर ए की सेलिंग थी उसको मिस्टर बी की बाइंग ने ओवर पावर कर दिया है अराउंड 140, तो अब यहाँ से प्राइस एक अपवर्ड मूव हमें देता हुआ मिल सकता है। ऑन सिमिलर लाइंस ब्रेकडाउन्स भी इसी तरीके से काम करते हैं, जहाँ पे जो प्राइस है वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है, और जब यहाँ ब्रेक होता है तो जो लोग होंगे जो रेजिस्टेंस पे सेल करके बैठे होंगे वो सपोर्ट पे आने के बाद एग्जिट होंगे, विच मीन्स कि अगर सेलिंग है तो उनको यहाँ पे बाय करके देना होगा। तो जब यहाँ पे जो इनकी बाइंग होगी उसके कारण जो प्राइस होगा वो दोबारा सपोर्ट के पास होगा मूव। अब जब प्राइस दोबारा सपोर्ट के पास आएगा तो जो न्यू सेलर्स हैं उनकी साइकोलॉजी में ये आएगा कि क्योंकि अब ये जोन को प्राइस तोड़ चुका है तो अब चांसेस हैं कि यहाँ पे एक अगर हम फिर से एक सेलिंग पोजीशन बनाएं तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ मूव होगा। तो उसके रीजन से एक छोटे से अप मूव के बाद प्राइस दोबारा नीचे की तरफ मूव होता है। अब ये जो छोटा सा अप मूव यहाँ पे और एक छोटा सा डाउन मूव यहाँ पे जो जो हमने देखा, इसको बोलते हैं रीटेस्ट करना। मतलब प्राइस ने जिस लेवल को तोड़ा है सपोर्ट को या फिर रेजिस्टेंस को, अगर वो दोबारा उसके पास आके वहां से फिर से उसी डायरेक्शन में जाता है, विच मीन्स कि अगर रेजिस्टेंस को तोड़ा है, मतलब प्राइस ऊपर आया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आया लेकिन दोबारा ऊपर गया, तो इसको हम बोलते हैं रीटेस्ट करना। तो अगर ब्रेकआउट्स को हमें डील करना है तो सबसे अच्छा वे है कि हम इसको रीटेस्ट पे ही डील करें। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसा हमने देखा कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट जो होते हैं
वो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस, अगर जो न्यू बायर्स या फिर न्यू सेलर्स हैं, अगर वो वहाँ पे एक नया इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाए, तो जो प्राइस है वो थोड़ा टाइम स्पेंड करके दोबारा उसी जोन में आएगा, वो चाहे ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेक डाउन्स हो। अब इसमें अगर हम रीटेस्ट करते हैं तो या बोलें कि रीटेस्ट पे ट्रेड करते हैं या रीटेस्ट पे अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उससे होगा ये कि जो ये फॉल्स ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट है, उससे हम काफ़ी हद तक बच जाएंगे और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज होगी। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट ये होता है जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट कभी कभी ट्रैप्स क्रिएट करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो मार्केट होता है उसमें जानबूझ के वो ब्रेकआउट देता है ताकि लोग उसमें इंटरेस्टेड हों और एक पोजीशन लें, और उसके बाद मार्केट एक कंप्लीटली रिवर्सल मूव देता है। इसको भी हम वैसे फॉल्स ब्रेकआउट बोलेंगे। और इसमें भी वही है कि अगर हम रीटेस्ट का वेट करें तो हम एक काफ़ी अच्छे पोजीशन में रहेंगे। अब अगर हम इसको एक एक्चुअल ग्राफ से देखें तो उसमें हम कुछ इस तरीके का देख पाएंगे कि अब सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे लेवल्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेते हैं एंड यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें इसमें हम एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हमने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है यहाँ पे, अब यहाँ पे प्राइस ने बहुत बार ब्रेकडाउन्स दिए हैं। जैसे यहाँ पे है, प्राइस रेजिस्टेंस से आया, सपोर्ट को ब्रेक किया, एक प्रॉपर रेड कैंडल भी दी, लेकिन अगले ही कैंडल ने जो ब्रेक था उसको कैंसिल आउट किया और प्राइस दोबारा ऊपर गया। अब ऐसा यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हुआ है। ऑल्दो यहाँ पे भी वही हुआ कि ब्रेक तो हुआ, ब्रेक होने के बाद टाइम थोड़ा स्पेंड किया, उसके उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे तो गया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ दोबारा स्पेंड करके प्राइस जो है वो हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ मूव होता हुआ दिखाए। अब क्योंकि अब इसको फॉल्स ब्रेकआउट हम क्यों वो बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन वाला फेज हुआ है इससे प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया है। अब ब्रेक डाउन दिया है तो प्राइस को यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना था रादर देन स्पेंडिंग टाइम एंड मूविंग अपवर्ड्स। अब अगर हम यहाँ पे भी एक चीज़ देखें, यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें कुछ इस तरीके की, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है। जैसे यहाँ पे भी एक फॉल्स ब्रेकआउट बन सकता था, लेकिन जैसा हमने पहले देखा कि विक्स जो है अगर वो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के नीचे भी आती हैं तो हम उनको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे एज कम्पेयर टू अ प्रॉपर रेड कैंडल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक प्रॉपर रेड कैंडल अपीयर तो हुई है, रादर दो प्रॉपर रेड कैंडल्स हैं जो ट्रेंड लाइन के नीचे तो अपीयर हुई हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ अ रीटेस्ट जो थर्ड कैंडल आई उसने दोबारा प्राइस को उसी जोन में आया एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं रीटेस्ट हुआ है। अब इसमें हमें एक चीज़ देखनी होगी कि प्राइस जो था वो यहाँ से नीचे की तरफ मूव हुआ, एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया और दोबारा अपने जोन में एंटर किया। दोबारा जोन में एंटर करने के बाद उसने यहाँ पे रीटेस्ट किया और यहाँ से प्राइस एक अपवर्ड मूव में गया। अब इससे हम क्या इसमें हम क्या देख सकेंगे, उसमें ये कि जो सेलर्स हैं उन्होंने प्राइस को इस पॉइंट से यहाँ तक मूव तो किया, विच मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का मूव तो आया, लेकिन यहाँ मूव होने के बाद जब प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ गया उसके बाद इसने एक रीटेस्ट किया यहाँ का, और रीटेस्ट होने के बाद एक हायर 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 लो वाला कॉन्सेप्ट लेते हुए एक अपवर्ड मूव दिया। तो अगर हम इसमें यहाँ भी ये देखें कि प्राइस अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, मतलब अगर यहाँ ब्रेक करके रीटेस्ट दे के नीचे आता तो हम एंट्री लेंगे, या फिर अगर प्राइस दोबारा अंदर जाके रीटेस्ट लेगा तो ही हम एंट्री लेंगे। अगर हम हमेशा रीटेस्ट पे ही एंट्रियां लें तो हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस इंक्रीज करते हैं।
अगर हम यहाँ पे एक और चार्ट देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ एक कम्प्लीटली न्यू चार्ट है। अगर यहाँ भी हम देखें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक लेवल मार्क कर लेते हैं यहाँ का। अब इस प्राइस में हम देख सकते हैं कि जो प्राइस का मूवमेंट रहा है वो जब यहाँ से ट्रेंडिंग में गया, मतलब यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ, तो जब प्राइस नीचे से ऊपर गया तो ये जो जोन था उसने एक्ट किया एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ प्राइस हल्का सा नीचे आया एक कैंडल के लिए, देन अगेन इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और फिर यहाँ से एक अपवर्ड मूव दिया। अब इसको अगर हम और डेप्थ में देखें कि जो प्राइस था वो यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे हल्का सा नीचे आया, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे हमें एक तो डोजी दिखती है। अगर इस लाइन को निकाल दें, यहाँ तो हमें प्रॉपर डोजी दिख रही है, विच मीन्स कि यहाँ पे एक टसल था बायर्स और सेलर के बीच में। तो अगर हम इस पे एक्शन नहीं लेते हुए एक कंफर्मेशन का वेट करें और अगले कैंडल में देखें कि हमें एक प्रॉपर रेड कैंडल दिख रही है जो रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट बन चुका है। मतलब इस कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, मतलब अगर 10 नवंबर के कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो जोन है ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। लेकिन एक बार जब प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक दे दिया उसके बाद ये जो जोन है ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। और यहाँ पे 2 दिनों से प्राइस जो है, या बोल सकते हैं कि 2 कैंडलों से प्राइस इसी जोन पे सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो प्राइस है इसने ब्रेकआउट देने के बाद हल्का सा रीटेस्ट लिया और यहाँ से एक अपवर्ड मूव दिया। अब अगर हम इसी जोन में देखें तो यहाँ पे जहाँ पे प्राइस एक हायर लेवल से नीचे की तरफ मूव होता है, सपोर्ट को ब्रेक करके ब्रेकडाउन देता है, एक प्रॉपर रेड कैंडल भी आती है, पर अगले ही जो कैंडल है वो उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करती है और प्राइस को दोबारा उसी जोन में पुश कर देती है। यहाँ पे भी जो हुआ है कि मल्टीपल कैंडल्स जो हैं उन्होंने अपने लोअर विक्स दिए हैं। मतलब यहाँ पे सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश तो करी, लेकिन इस जोन में, इस कंप्लीट जोन में बायर्स ने कंटिन्यूस अपनी प्रेजेंस दिखाई और प्राइस को कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ पुश करने में या ऊपर की तरफ मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहे। अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पे भी वही हुआ है कि प्राइस ने इसको तोड़ा एंड दोबारा रीटेस्ट के लिए आया। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करें तो हमें यहाँ तक का एक प्रॉपर टारगेट मिल सकता था। अब क्योंकि ये जो दोबारा रीटेस्ट करने की इसने कोशिश तो की है, लेकिन ये प्रॉपर जोन्स तक नहीं पहुंच पाया। ऑलमोस्ट 80% या 90% हम बोल सकते हैं कि 90% ही रिकवर होकर दोबारा नीचे की तरफ हुआ मूव। पर हमारा मेन था कि अगर एक हमें प्रॉपर रीटेस्ट मिलता है जहाँ पे जो लेवल है उसके आसपास ही आता है या उसके जितने पास आ सकता है उतना आता है, तो वहाँ पे हम अगर ट्रेड प्लान करें तो वो ज़्यादा रेलेवेंट होगा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करते हैं तो हमें एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव दिखता। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमने जोन मार्क किया था वो जोन हमने अभी तक चेंज नहीं किया है। वही जोन कभी रेजिस्टेंस और कभी सपोर्ट बन के हर बार काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें कि एक प्रॉपर डाउनवर्ड मूव होने के बाद जब प्राइस ऊपर के तरफ मूव होना चालू हुआ और उसने अपना यही लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट हुआ। अब यहाँ पे मार्केट को 4 कैंडल लग गई एक प्रॉपर रीटेस्ट के लिए। पर अगर यहाँ पे हम रीटेस्ट का वेट करें, एक सक्सेसफुल रीटेस्ट का, तो यहाँ पे जैसे ही रीटेस्ट हुआ यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्राइस एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव इसने हमें दिया है। तो इस तरीके से जो ब्रेकडाउन्स और ब्रेकआउट्स हैं उनको हमें हमेशा ही रीटेस्ट पे ही कंसिडर करना है, एक प्रॉपर ब्रेकआउट पे या एक कैंडल पे हम डिसाइड नहीं करेंगे। ऑल्सो जब भी ब्रेक्स हो, अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड हो, हमें हमेशा ये देखनी है
कि सेलर्स या बायर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। मतलब अगर ब्रेकआउट है तो बायर्स कितने स्ट्रेंथ में है, जो हमें दिख जाएगा कैंडल के स्ट्रेंथ से या कैंडल के साइज से, कैंडल के स्ट्रक्चर से हमें ये चीज़ निकालनी होगी कि जो बायर्स या फिर सेलर्स कितने स्ट्रेंथ में हैं, क्योंकि जितनी उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उस ब्रेकआउट का सक्सेसफुल होने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा। अगर वो कहीं ना कहीं वीक पड़ रहे हैं तो बोल सकते हैं कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है और प्राइस दोबारा अपने ही जोन में आएगा। अगेन, मार्केट ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। हम जो भी सीखते हैं वो हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और अपने ट्रेड को सही होने के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए सीखते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं है, बस एक गाइडलाइन है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो उसी चीज़ को दिमाग में रखना कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये मैक्सिमम टाइम वर्क करेंगे पर हर बार वर्क नहीं करेंगे। जैसे बोला कि 80% टाइम फॉल्स होता है, तो हमें हमेशा एक प्रॉपर रीटेस्ट के लिए रीटेस्ट के बाद ही एंट्री प्लान करनी है। आई होप ये जो पूरा वीडियो है ये अच्छी तरीके से समझा होगा। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।